शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ प्रयागराज से मिल रही है। धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया गया है। हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं। ये बता दें आपको, धर्मांतरण केस में एक बड़ा खुलासा सामने निकल के आया है, जहां पर अधिकारी की ओर से कोर्ट में अर्जी से खुलासा हुआ। एटीएस जांच के बाद रिमांड अर्जी में सनसनीखेज दावा हुआ। आरोपियों से मिले धर्मांतरण के रजिस्टर, मोबाइल डिटेल से बड़ी जानकारियां मिली है। देश में आबादी संतुलन को बढ़ाने की साजिश, धर्मांतरण के लिए विदेशी संस्थाओं से फंडिंग, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी इसमें शामिल रहा है। देश का माहौल बिगाड़ने की प्लानिंग हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। धर्मांतरण केस में एक और खुलासा हुआ। मोबाइल डिटेल्स खंगाली गई, जिसमें बड़ी जानकारियां सामने निकल कर आई हैं। देश में आबादी संतुलन को बदलने की साजिश उसके तहत की गई है। जांच अधिकारी की ओर से कोर्ट में दी गई अर्जी में यह खुलासा किया गया। एटीएस जांच के बाद रिमांड अर्जी में सनसनीखेज दावा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपियों से मिले धर्मांतरण के रजिस्टर, मोबाइल डिटेल्स खंगाली गई है, जिसमें कई जानकारियां मिली है। जिसमें यह भी जानकारी मिली कि देश में आबादी संतुलन को बदलने की साजिश उसके तहत की जा रही थी। धर्मांतरण के लिए विदेशी संस्थाओं से फंडिंग होती थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी इसमें शामिल थी। देश का माहौल बिगाड़ने की पूरी प्लानिंग इसके जरिए की जा रही थी। तो धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा सामने निकल के आया है। मोबाइल डिटेल्स खंगाली गई हैं, जिससे बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। आबादी संतुलन देश में बिगाड़ने की, बदलने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। जांच अधिकारी की ओर से कोर्ट में जो अर्जी दी गई है, उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ। एटीएस जांच के बाद रिमांड अर्जी में ये सनसनीखेज दावा किया गया है। धर्मांतरण के रजिस्टर भी यहां पर से बरामद हुए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसमें शामिल थी। धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग यहां पर की जाती थी, ये बड़ा खुलासा। तो आईएसआई भी इसमें शामिल थी, जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है। देश का माहौल बिगाड़ने की पूरी प्लानिंग धर्मांतरण के जरिए की जा रही थी, कहा गया है। इसके अलावा जैसा कि पहले भी जिक्र करा हमने, विदेशों से फंडिंग इस पूरे मामले में हो रही थी और पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, ये कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई का हाथ भी इसमें शामिल था। ऐसी जानकारी भी मिल रही है। तो आरोपी से रजिस्टर मिले हैं, मोबाइल डिटेल्स मिली हैं, जिनसे अहम जानकारियां सामने निकल कर आई हैं। देश में आबादी संतुलन को बदलने की साजिश जो है वो धर्मांतरण के जरिए की जा रही थी। अनुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, बड़ी साजिश तो ये है, लेकिन जिस तरीके से जो अर्जी दी गई है उसमें जो जो खुलासे हुए हैं वो और चौंकाने वाले हैं। देश में माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश हुई, संतुलन बिगाड़ने की कोशिश हुई। ये तमाम चीजें पूरी प्लानिंग के तहत चल रही थी और अभी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इनके और कितने स्लीपर सेल होंगे जो कि ये अंजाम दे रहे होंगे इस तरह की साजिश को? जी निश्चित तौर पर, और इसीलिए रिमांड जरूरी था और इसी वजह से एटीएस ने बाकायदा रिमांड जो सबमिट किया, रिमांड की कॉपी, उसके लिए उन्होंने बताया कि अभी हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना है। चूंकि आईडीसी जिसके जरिए ये धन परिवर्तन करा रहे थे, जिस संस्थान के जरिए, उस संस्थान से जो फंडिंग आई है वो कई देशों से आई है। कुवैत से लेकर तमाम ऐसे देश है जहां से ये फंडिंग आई है, उसके बारे में पता करना है। साथ ही साथ कई ऐसी एनजीओ हैं जिससे फंडिंग हुई है, उसके बारे में पता करना है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए, जिस तरीके से रिमांड की कॉपी में ये लिखा हुआ है कि हमें ये पता करना है कि आईएसआई से जो फंडिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है और इसके पीछे का मंसूबा क्या था, मकसद क्या था। क्योंकि साफ तौर पे शुरू से ही एटीएस ये बात कह रही है कि देश का माहौल बिगाड़ने की कवायद की जा रही थी। गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा था और कन्वर्ट करने के बाद उनके जहन में जहर बुना जा रहा था। यानी साफ तौर पर कहीं न कहीं संतुलन बिगाड़ने के साथ साथ देश के माहौल को बिगाड़ने की कवायद चल रही थी। और यही बात एटीएस ने साफ तौर पे कोर्ट में भी जो अर्जी दाखिल की थी उसमें भी ये बात लिखी है और इसी वजह से इनकी रिमांड जो है वो दी गई है। फिलहाल 7 दिन की रिमांड पर ये दोनों हैं, इनसे पूछताछ किया जाएगा। मुंबई के जिस शख्स का नाम आ रहा है उसके बारे में पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि ये जो चेन चली थी, सबसे पहले विपिन विजय वर्गीय से शुरुआत हुई थी। विपिन विजय वर्गीय ने ये बताया था कि उसकी मुलाकात जो है वो सलीमुद्दीन से एक मुंबई के शख्स ने कराई थी। तो उस मुंबई के शख्स के बारे में पुलिस को पता करना है। साथ ही साथ आईडीसी की चेन कहां कहां से थी, क्योंकि जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि आईडीसी की जो फंडिंग हो रही थी आईडीसी को, वो विदेशों से हो रही थी। तो विदेशों में कहां कहां से हो रही थी,
साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा, लखनऊ और कई और राज्यों के कई सारे एनजीओ ऐसे हैं जो कि एटीएस के रेडार पर हैं। ऐसे में इन एनजीओ के बारे में भी एटीएस जो है वो पता लगाने की कवायद करेगी। हालांकि एटीएस को एक डायरी मिली है, कुछ दस्तावेज मिले हैं। उन डायरी दस्तावेज पे जिन एड्रेस के बारे में लिखा गया है उसकी तस्दीक करने के लिए इनकी रिमांड जरूरी थी। बिल्कुल रिमांड जरूरी थी। अनुज, यहाँ पर मोबाइल डिटेल से भी कुछ जानकारी मिली है, जैसा कि जिक्र हो रहा है फंडिंग यहाँ पर की गई विदेशों से, तो क्या कोई ट्रांजैक्शन को लेकर, फंडिंग को लेकर कोई जानकारी मोबाइल डिटेल से सामने आ पाई है? जी निश्चित तौर पर, और इसी वजह से एटीएस का साफ तौर पे यही कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की चेन को वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर इनको ये पता चला है कि आईडीसी को जो फंडिंग हुई है वो किन किन राज्यों, किन किन देशों से हुई है, उन देशों से किस तरीके से हुई है, कौन लोग उसमें शामिल थे, फंडिंग हो रही थी तो उसके पीछे का मकसद क्या था, क्या मकसद था कि गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट करने का, क्या इसके पीछे महज धर्म परिवर्तन कराकर देश के जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ने का था, या फिर इसके पीछे मोटिव कुछ और था। इन तमाम चीजों को लेकर अभी डिटेल में जानकारी हासिल करने के लिए ही इनकी रिमांड ली गई है। इस मामले में बताया यह जा रहा है कि अब तक करीब 50 बैंक अकाउंट को एटीएस खंगाल चुकी है, जो कि इन दोनों के अलावा जो तमाम एनजीओ एटीएस के रेडार पे थे उनके अकाउंट को खंगाला जा रहा है। बाकायदा बैंकों को लिखित एटीएस की तरफ से लिखित जानकारी मांगने के लिए लिखा गया है। साफ तौर पे एटीएस ने ये लिखित जानकारी मांगी है कि जो फंडिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है, क्या बैंकों की नॉलेज में ये फंडिंग थी, अगर नॉलेज में थी तो इस बारे में क्या सरकारी संस्थान को या पुलिस को इस बाबत बताया गया था या नहीं बताया गया था। साथ ही साथ इस पूरे मामले में एक सरकारी एम्प्लॉय का नाम सामने आ रहा है, जो कि एक सरकारी एम्प्लॉय, और बताया ये जा रहा है कि ये इन दोनों को डिटेल मुहैया कराया करता था। जो मुख बधिर लोग होते थे, जो जरूरतमंद लोग होते थे, उनका डिटेल वो मुहैया कराता था। ऐसे में उस सरकारी एम्प्लॉय पर भी शिकंजा कसने की शुरुआत जो है वो एटीएस ने कर दी है। अब इन दोनों से और ज्यादा जानकारी हासिल की जाएगी, उसके बाद तमाम सबूत इकट्ठा करने के साथ साथ जैसा कि शुरू से ये कहा जा रहा था कि इस पूरे नेक्सस में 100 के करीब लोग हो सकते हैं। ऐसे में जल्दी इस मामले में और ज्यादा गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर अनुज, गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में और भी होती हुई नजर आएंगी, लेकिन जैसा कि जिक्र आपने यहाँ पर एक सरकारी मुलाजिम का करा अनुज, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भीतरी तौर पर कुछ और भी लोग होंगे यहाँ पर जो कि इसमें संलिप्त होंगे, तभी इतना बड़ा नेकेड अनुज जो है वो चलाया जा रहा था और इसकी जानकारी जो है वो नहीं लग पाई थी। हालांकि ये जो 2 लोग अब गिरफ्त में आ चुके हैं इनसे जरूर तमाम चीजें खुलेंगी, लेकिन ये कहा जाए कि अभी कुछ और अधिकारीगण भी हो सकते हैं इसमें संलिप्त, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, और कई एक सफेद पोश का भी इसमें नाम आ रहा है, एक नेता का भी नाम आ रहा है। हालांकि एटीएस का साफ तौर पे यही कहना है कि अभी इसकी तस्दीक करना बाकी है। असम के इस नेता का नाम आ रहा है। फिलहाल इस बारे में एटीएस साफ तौर पे यही कह रही है कि अभी इस बारे में जानकारी हासिल की जा रही है, सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे जांच की आंच आगे बढ़ेगी कई सारे लोग जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। शुरू से ही एटीएस ये बात कह रही थी कि ये नेक्सस जो है ये 1-2 लोगों का नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी चेन है, और वही सामने देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है ये बात सामने आई, एक सरकारी एम्प्लॉय का नाम सामने आया, साथ ही साथ एक नेता का नाम सामने आया, और भी कई नाम इसमें सामने आ सकते हैं। निश्चित तौर पे जो एनजीओज एटीएस के रेडार पे हैं, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, उनकी जांच शुरू होगी, तो ऐसे में कई सारे नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर कई नाम ऐसे हैं जिनको अभी सामने आना बाकी है और उसी को इन्वेस्टिगेशन जो है फिलहाल चल रही है। बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे दें। प्रयागराज हाईकोर्ट से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। हाईकोर्ट ने ये धर्मांतरण याचिकाएं खारिज की है। धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती की याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। अध्यादेश के कानून बन जाने के आधार पर खारिज की गई ये याचिकाएं। एक्ट बन जाने के बाद चुनौती का कोई मतलब नहीं रह जाता है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया। 2 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। अध्यादेश को 4 अलग अलग याचिकाओं में दी गई थी चुनौती। मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद गुफरान, याचिका में क्या कुछ कहा गया था और हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है?
देखिए, इस पूरे प्रकरण की अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर धर्मांतरण के लगातार मामले सामने आ रहे थे, उसी को लेकर के सूबे की योगी सरकार ने धर्मांतरण को लेकर के कानून, एक अध्यादेश पहले लाया था, जिसको विधानसभा से लेकर के विधान परिषद और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद वो कानून में तब्दील हो गया। लेकिन जब ये याचिकाएं इलाहाबाद में हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, तो उस दरमियान अध्यादेश को चैलेंज किया गया था और अध्यादेश जो था उसको एक तरीके से अनलॉफुल बताया गया था। जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने ये कहा था कि इसके जरिए एक कौम विशेष, एक समाज विशेष के लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। ऐसे में हाईकोर्ट से रोक लगाए जाने की मांग की थी। लेकिन उस दरमियान ये याचिकाएं जो थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग थी, जिस कारण लगातार सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इसी दरमियान इसको जो अध्यादेश था उसको कानून की मंजूरी मिल गई। राज्यपाल ने जब कानून के तौर पर इसको मंजूरी दे दी, तो इसी बेस पर इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि जो प्रेयर थी, प्रेयर में अध्यादेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने उस दरमियान जो याचिका करते थे उनको छूट दे रखी थी कि अध्यादेश के अब ये कानून बन चुका है, लिहाजा आप इसको कानून के तौर पर चैलेंज कर सकते हैं। तो याचिकाकर्ताओं ने जो प्रेयर थी उसमें कानून को चैलेंज किया, जिसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 2 अगस्त को इस पूरे मामले की जो सुनवाई होगी वो कानून को चैलेंज करते हुए होगी। जो धर्मांतरण को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में मामले सामने आ रहे हैं, उसी को लेकर के ही योगी सरकार ने ये कानून लाया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका गुफरान, तमाम जानकारी देने के लिए।